मार्केट में हमेशा कुछ ना कुछ हलचल होती रहती है, लेकिन जब बात एक एफएमसीजी दिग्गज की हो तो हर छोटी डिटेल मायने रखती है। आज के इस एनालिसिस में हम सीधे लेटेस्ट सोर्स मटेरियल से डेटा निकालकर इस कंपनी के फंडामेंटल्स, डिविडेंड हिस्ट्री और उस बड़े कॉर्पोरेट मर्जर की गहराई में जाएंगे जिसकी चर्चा हर तरफ है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे डेटा पर आते हैं। स्ट्रक्चर को बिल्कुल क्लियर रखने के लिए हमने इस पूरी चर्चा को 5 अहम हिस्सों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे एक फाइनेंशियल ओवरव्यू से, फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न के शिफ्ट्स, हिस्टोरिकल डिविडेंड पेआउट्स, अपकमिंग अनाउंसमेंट्स और आखिर में उस मर्जर की पूरी डिटेल को डिकोड करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, एक फाइनेंशियल ओवरव्यू। देखते हैं कि मैक्रो लेवल पर कंपनी फिलहाल कहां खड़ी है और इसके वैल्यूएशन मैट्रिक्स क्या कहानी कह रहे हैं। स्केल का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रिपोर्ट में सबसे पहले जिस नंबर को हाईलाइट किया गया है वो है 386,534 करोड़ रुपए का भारी भरकम मार्केट कैपिटलाइजेशन। मतलब हम एक ऐसे लार्ज कैप जायंट की बात कर रहे हैं जिसका मार्केट में एक बहुत ही सॉलिड और स्टेबल बेस है। लेकिन असली इंटरेस्टिंग पार्ट इसका वैल्यूएशन गैप है। सोर्स के मुताबिक स्टॉक का पी रेशियो फिलहाल 18.8 पर है, जबकि इंडस्ट्री का एवरेज 46.9 है। ये काफी बड़ा फासला है। रिपोर्ट इशारा करती है कि इंडस्ट्री के मुकाबले ये स्टॉक अभी काफी अंडर वैल्यूड है, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ का एक बड़ा सिग्नल हो सकता है। कुछ और फंडामेंटल नंबर्स को देखें तो कंपनी पर सिर्फ 363 करोड़ रुपए का कर्ज है, यानी ये वर्चुअली डेट फ्री है। साथ ही 4.64% की डिविडेंड यील्ड काफी स्ट्रांग है, जो इसे आकर्षक बनाती है। हालांकि रिपोर्ट ये भी नोट करती है कि प्योट्रोस की स्कोर 4 है, जो एक एवरेज फाइनेंशियल हेल्थ को दिखाता है। इस वैल्यूएशन से आगे बढ़ते हुए अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में बदलाव। यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इन शेयर्स का कंट्रोल अभी किन के हाथों में है और ओनरशिप डायनामिक्स में क्या शिफ्ट्स आ रहे हैं। लेटेस्ट डेटा एक बहुत ही दिलचस्प ट्रेंड शो करता है। प्रोमोटर्स का स्टेक तो 0 पर ही न्यूट्रल है, लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना हिस्सा 36.11% से थोड़ा घटाकर 34.83% कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और पब्लिक दोनों ने ही लगातार अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है। ओनरशिप स्ट्रक्चर के बाद चलिए तीसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं, जो शायद मार्केट में इन्वेस्टर्स के लिए सबसे ज्यादा अट्रैक्शन का केंद्र रहता है, हिस्टोरिकल डिविडेंड पेआउट्स। सोर्स इस बात पर खास जोर देता है कि एक रेगुलर डिविडेंड पेयर के तौर पर इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कमाल का रहा है। पिछले कुछ फाइनल डिविडेंड्स पर नजर डालें तो नंबर्स रहे हैं 7.85 रुपए, 7.50 रुपए और 6.75 रुपए। ये कंसिस्टेंसी वाकई शानदार है। और ये जो कैपिटल लगातार वापस शेयर होल्डर्स तक पहुंच रहा है, उसके पीछे एक बहुत ही स्टेबल सपोर्ट है। 51.7% का ये कंसिस्टेंट पे आउट रेशियो साफ तौर पर कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इन्वेस्टर्स को रिटर्न देने के पक्के कमिटमेंट को साबित करता है। पास्ट के स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स हमें सीधा हमारे चौथे सेक्शन तक ले जाते हैं, आने वाले समय की उम्मीदें और अपकमिंग अनाउंसमेंट्स, जिन पर सबकी नजरें टिकी हैं। रिपोर्ट में 21 मई की तारीख को एक बहुत बड़े कैटलिस्ट के रूप में मार्क किया गया है। इस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ऑफिशियल मीटिंग शेड्यूल्ड है, जहां लेटेस्ट फाइनेंशियल रिजल्ट्स और अगले डिविडेंड दोनों की बड़ी अनाउंसमेंट की जाएगी। अब सवाल उठता है कि एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए। पुराने पे आउट पैटर्न्स को एनालाइज करते हुए रिपोर्ट का एस्टिमेट है कि अगला डिविडेंड 7.50 रुपए से लेकर 8.50 रुपए के ब्रैकेट में कहीं आ सकता है। फाइनली आते हैं 5वें और आखिरी सेक्शन पर, मर्जर की डिटेल्स। इन सभी फंडामेंटल नंबर्स और एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स के अलावा बैकग्राउंड में एक बहुत ही बड़ा कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग का काम भी चल रहा है। रिपोर्ट इस पूरे अमैल्गमेशन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझाती है। एनसीएलटी कोलकाता से ऑफिशियल मंजूरी मिलने के बाद सृष्टि नेचुरल बायो प्रोडक्ट्स और विमको लिमिटेड पूरी तरह से डिसॉल्व होकर पेरेंट कंपनी में विलीन हो जाएंगे। लेकिन यहां रिपोर्ट एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल उठाती है। आखिर इस कॉर्पोरेट मर्जर का मौजूदा इक्विटी होल्डर्स पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? क्या इस मर्जर के तहत कोई शेयर स्वैप होने वाला है? इसका जवाब बिल्कुल साफ है, कोई शेयर स्वैप नहीं होगा और ना ही कोई नए शेयर्स इशू किए जाएंगे। रिपोर्ट क्लियर करती है कि इन एंटिटीज को डिसॉल्व करने का असली मकसद सिर्फ प्रोडक्ट्स को इंटीग्रेट करना और पेरेंट कंपनी के ओवरऑल ऑपरेशनल स्केल को और भी बड़ा बनाना है। तो इन सब चीजों को एक साथ रखकर देखें तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है
इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप में हो रहा ये शिफ्ट, एक बड़े स्केल का इंटरनल मर्जर, काफ़ी अंडरवैल्यूड पीए मेट्रिक्स, ये सारे फैक्टर्स मिलकर 21 मई को आने वाली अनाउंसमेंट के साथ कंपनी के फ्यूचर ट्रैजेक्टरी को किस तरह रीशेप करेंगे। क्या ये सारे कैटलिस्ट्स किसी बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं? इस एनालिसिस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। इन अहम डेटा पॉइंट्स पर नज़र बनाए रखें।